गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं, फिर सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस किया जाएगा। तो जिनको इंग्लिश में देखना है वो नीचे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में से इंग्लिश का जो आपका सेशन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। तो पहले हम टॉपिक देखते हैं जो कि है कस्तूरी रंगन कमेटी। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर जो हैं बोमाई जी, उन्होंने बोला है कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट जो है वेस्टर्न घाट्स पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि अ, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटका का और रादर वेस्टर्न घाट्स का बहुत बड़ा एक रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में डाल दिया जाएगा, जहां पर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या माइनिंग, जो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज़, ये सब बैन कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि क्या रिकमेंडेशंस हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की। तो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स जो है उसका ऑलमोस्ट 37% एरिया को कह रही है कि उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, जो कि जिसमें से 46% के आसपास एरिया जो है वो आपका कर्नाटका में पड़ता है। अब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है जो आपका कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन है, तो इसका मतलब होगा एक ब्लैंकेट बैन लग जाएगा। ना तो उधर माइनिंग की जा सकती है, ना वहाँ पे क्वेरिंग की जा सकती है, ना वहाँ पर कोई इंडस्ट्री, ना और वहाँ पर कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। फिर उससे होगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोजेक्ट्स भी जो है उसको पे भी रोक लग जाएगी। और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोक लगेगी तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी बिजनेस या उनकी जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी वहाँ की कर्नाटका की, इवन जो अभी की गवर्नमेंट छोड़ो, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी और उससे पहले भी जो सिद्धारमैया जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी जो है इसको अपोज किया था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि इस एरिया के जितने भी लोग हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाएं। ठीक है, अब जो है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ये कह रही थी कि यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला है वेस्टर्न घाट्स को, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ग्लोबल और डोमेस्टिक रिकॉग्निशन दिलवा सकें वेस्टर्न घाट्स को। इसके लिए हमको उसकी प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है। अब जो है क्योंकि आपको मैंने बताया कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया आएगा जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाएगा वेस्टर्न घाट का, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी जो है वो कर्नाटका की ही सफ़र करने वाली है इसकी वजह से। इसीलिए जो है ऑपोजिशन की जा रही है कर्नाटका में से। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रीजन में रुक जाएंगी, और जो है लोग अभी तक जो है ऑलरेडी अपने वहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो कर चुके हैं, वो ऑलरेडी ही इको फ्रेंडली मैनर में करते हैं। और जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है उन्होंने सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस पर जो है वो एक आंकड़ा दे दिया है, जिसकी वजह से एक लॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ेगा उसको ठीक से स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशनिस्ट क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि आप आज का सोच रहे हो, सिर्फ आप आज की जो है इकोनॉमी को नहीं बर्बाद करना चाहते, आप आज की लाइवलीहुड को लोगों के नहीं बर्बाद करना चाहते या रोकना चाहते या फिर इवन कंट्रोल करना चाहते। उसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो कि ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से रिकरिंग फ्लड्स आएंगी, ड्रॉट होगी, लैंडस्लाइड होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उससे जो है इन लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इन एनी वे जो है वो अफेक्ट होगा, और ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंजर्वेशनिस्ट कह रहे हैं कि आज का थोड़ा दर्द सह लो, आज इनको थोड़ा रेगुलेट कर दो, ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट या फिर जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी ख़राब हो रही है उसको हम रोक लेंगे। क्योंकि अगर इसको हम ना रोका तो वैसे भी डिज़ास्टर जो है हमारे लिए वेट कर रहा है, एक तरह से क्लॉक टिक कर रही है। वो आने वाले टाइम में वैसे भी इन लोगों को जो है डिज़ास्टर की वजह से इनका जो है लाइवलीहुड ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मिन्स्क एग्रीमेंट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बॉर्डर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को बोला है कि आप यूक्रेन में इन्वेड मत करो, और जो है यूक्रेन और रशिया को दोनों को बोला है कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट्स हुए थे उनको ठीक से कंप्लाई करो और उस पर वापस चले जाओ और उस पर डिस्कशन करो। तो देखते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट्स क्या थे। तो आपको पता होगा कि रशिया के कुछ बैक्ड सेपरेटिस्ट थे जो कि यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क वाला जो रीजन है वहाँ पर उन्होंने इन्वेड किया था, और वो यूक्रेन से छीन लिया था। ठीक है, जब क्राइमिया की जो है जब क्राइमिया को इन्होंने अनेक्स कर लिया था रशिया ने, तो उसके बाद डोनेस्क और लुहांस्क, ये दो रीजन जो है इसके ऊपर भी जो है रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ने वहाँ पर एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। ठीक है, तो उससे निपटने के लिए मिन्स्क
एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए गए थे। तो पहला मिन्स्क 1 जब जो है डीलिंग हो रही थी तो वो सितंबर 2014 में हुआ था। तब हुआ क्या था कि 12 पॉइंट सीज फायर डील हुई थी रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के बीच में और यूक्रेन के बीच में, जिसमें बहुत सारी डील्स थी, जैसे प्रिजनर एक्सचेंज किए जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, हैवी वेपन्स को विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन ये जो सीज फायर जो है ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और ये ब्रोक डाउन हो गई, दोनों आपस में दोबारा लड़ पड़े, इसीलिए मिन्स्क 2 की ज़रूरत पड़ गई। अब मिन्स्क 2 एग्रीमेंट जो है उसमें रशिया भी इन्वॉल्व हुआ, यूक्रेन भी इन्वॉल्व हुआ। ओएससीई क्या है, तो आपको मिन्स्क मिन्स्क ग्रुप ही है, इसके अंदर यूएस, रशिया, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज हैं, जर्मनी, ठीक है। फिर इसके अंदर ओएससी के अलावा जो है वो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके भी लीडर्स आए, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट था मिन्स्क 2, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन, बेसिकली अगर हम देखें कि कौन कौन सी स्टेट्स थी, तो वो फरवरी 2015 में मिन्स्क कहाँ पर है, मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है, वहाँ पर मिली और उन्होंने वहाँ पर ये जो है डील साइन की, जिसमें कहा गया कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन जिसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक ब्लॉकेज आ गई सबसे बड़ी, जिसमें ये कहा गया, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो जितने भी फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट हैं डोनेस्क और आपके लुहांस्क रीजन में, जो ऑफ कोर्स रशियन बैक्ड हैं, ठीक है, तो उनको विड्रॉ करना है, ठीक है। ये यूक्रेन का एक तरह से शर्त थी या फिर जो ये एक कंडीशन थी। लेकिन रशिया ने क्या बोला कि हम तो वहाँ पर हैं ही नहीं, हम तो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो रशिया ने इस चीज़ को एग्री ही नहीं किया, क्योंकि रशिया ने कहा कि हम तो वहाँ पर हैं ही नहीं, क्योंकि रशिया ने ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर यूक्रेन ने कहा था कि अगर ये फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ से विड्रॉ हो जाएंगी तो हम जो है इस एग्रीमेंट का पॉइंट जो है 13th है या 12th है, जो भी है, तो यूक्रेन ने कहा था हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाएगा यूक्रेन में, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की जाएंगी, ताकि जो ये डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है जिसमें रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा पावर्स मिल जाएं, वहाँ पर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जाएं, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब वहाँ पर जो डोनेस्क और लुहांस्क में से फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट विड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। तो कभी वो हुई नहीं, मतलब एक तरह से, क्योंकि रशिया ने उसको कभी एग्री ही नहीं किया। फिर यूक्रेन ने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो रशिया अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यूक्रेन ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए। दूसरा रीजन ये भी है कि नेटो वहाँ पर फैलता जा रहा है और ये भी बातें चल रही हैं कि यूक्रेन भी जो है वो नेटो को ज्वाइन कर लेगा, इसीलिए रशिया ने जो है अपने ट्रूप बिल्डअप कर दिया यूक्रेन के बॉर्डर पर, और ये एक बॉर्डर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो यूक्रेन ने अपनी कमिटमेंट को नहीं जो है वो पूरा किया, क्योंकि अब यूक्रेन ऐसा बहाना लगा रहा है कि रशिया ने भी अपनी कमिटमेंट को जो है वो नहीं पूरा किया, क्योंकि रशिया ने वहाँ से अपनी फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस को वापस नहीं लिया है। तो एक ये लूप बन गया है जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन आई हुई है। अब आपको पता है कि बाइडन और जो पुतिन है वो अभी रात को मिले हैं, ठीक है, उन्होंने एक समिट हुआ, उनके बीच में हुआ है। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा होता है। वैसे तो वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उससे कुछ टेंशंस ईज होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है आफ्स्पा। तो आपको पता है कि नागालैंड में भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको विड्रॉ करने की बात वहाँ पर की जा रही है। लोग जो डिमांड कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है कि आफ्स्पा को वहाँ से विड्रॉ किया जाए, ठीक है। अब आफ्स्पा के बारे में देखते हैं, उस इंसिडेंट से के बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, तो ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर करता है ये एक्ट, किसी भी एरिया को वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। जब किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आफ्स्पा के प्रोविजंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। अब कौन डिक्लेयर करता है डिस्टर्ब्ड एरिया, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर होती है कि वो किसी एरिया को या पूरे स्टेट को भी जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया तो आफ्स्पा में ये प्रोविजंस हैं कि कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन उस सेम रैंक का फोर्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। 1958 में आफ्स्पा को लाया गया था, मोस्टली आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंसर्जेंसी के साथ डील करने के लिए ही इसको लाया गया था। फिर 1990 में इसको जम्मू कश्मीर
कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब याद रखो कि मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो इस एक्ट को विड्रॉ कर लिया था, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के फेवर में नहीं थी, तो तब से मणिपुर में आफ्सपा जो है वो वैलिड नहीं है। अब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कब डिक्लेयर करती है कि कोई भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, जब वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल इश्यूज़ को डील करने में फेल हो गई हो, या फिर वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो इनएफिशिएंट हो, या फिर अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी उस एरिया में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि पुलिस उसको हैंडल ही नहीं कर सकती, तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो आर्मी क्या क्या पावर्स आ जाती है उनके पास, ये भी देखते हैं। तो किसी भी पर्सन के ऊपर फायर कर सकती है आर्मी का वो पर्सन। अब आर्मी जो है वो आर्मी ऑफिसर्स जो है वो फायर करने का ऑर्डर दे सकती हैं, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, इवन जान से मारने तक की भी उनको इजाज़त हो जाती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि लॉ जो है एंड ऑर्डर संभालना ज़रूरी है, किसी को मार के लॉ एंड ऑर्डर संभाला जा सकता है, तो वैसा कर सकते हैं। किसी भी शेल्टर को, किसी भी घर को, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, अगर उनको आर्मी को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर से कोई अटैक जो है वो किया गया है या फिर किया जा सकता है, तो भी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है आर्मी। किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर अगर उनको लग रहा है कि ये ऑफेंस करने भी वाला है। ठीक है, किसी एरिया में घुस सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के, उस किसी भी प्रेमिसेस को जो है वो जा सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं किसी पर्सन को, और उससे जो है आपके आर्म्स एक्सप्लोजिव्स भी रिकवर कर सकते हैं। व्हीकल को सर्च करना, सीज करना, ये भी पावर्स दी गई हैं। लीगल इम्यूनिटी मिलती है आर्मी पर्सोनल को, जो भी एक्टिविटीज़ वो ये कर रहे हैं उनको लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि कोई भी उनके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, उनको सू नहीं कर सकता। ठीक है, और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो किसी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर करती हैं तो इस डिसीजन को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आप देख रहे हो कितना डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इसमें आर्मी के पास। 2005 में जीवन रेड्डी कमीशन ने कहा था कि आफ्सपा को रिपील करके इसके जितनी भी ये पावर्स हैं बाकी दूसरे एक्ट्स के अंदर डाल दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो क्योंकि अभी आपको पता है ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है नागालैंड में, तो वहाँ पर 17 ट्राइब्स में से 8 ट्राइब्स ने जो है वो एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो ये फेस्टिवल आपको पता है 1 दिसंबर से चल रहा है, 22nd एडिशन ऑफ ये फेस्टिवल है, और इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। इसमें सारी 17 ट्राइब्स जो है नागालैंड की वो एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करती हैं। ये इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। सबसे पहली बार ये साल 2000 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। इसके अंदर जो है ट्रेडिशनल नागा ट्राइब्स अपने कल्चर का की जो है वो अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को सेल करते हैं, फूड स्टॉल्स लगाते हैं, हर्बल मेडिसिन के स्टॉल लगाते हैं, ये सारे अपने कल्चर से रिलेटेड जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कौन होता है। ठीक है, तो ये एक बर्ड है, आपको पता ही होगा कि एक कॉन्केव कास्ट हॉर्नबिल है। इसको हम कॉन्केव कास्ट हॉर्नबिल भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी कहते हैं, या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास तक हो सकती है। ब्लैक फेदर होते हैं इसके, और ये 3 फीट तक लंबा हो सकता है। ठीक है, इसकी ब्राइट येलो और ब्लैक कास्ट मतलब क्या हुआ कि आपका जो हेलमेट टाइप एक तरह से होता है, इसका ब्लैक कास्ट होता है उसके ऊपर वो। और इसमें फीमेल जो है वो मेल से थोड़ी छोटी होती हैं, और उनकी जो है ब्लू आइज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ रेड आइज़। ठीक है, उनकी छोटी छोटी लेग्स होती हैं, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, भूटान में, नेपाल में, साउथ ईस्ट एशिया में, फिर जो है सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, ये इन जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, इवन हमारे कुछ जो वेस्टर्न घाट्स में कुछ फॉरेस्ट है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 50 साल तक जी सकता है ये। इसको हम फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वहाँ पर आसपास ये, क्योंकि ये जैसे समझ लो कि किसी पेड़ से या किसी प्लांट से सीड जो है वो फ्रूट खा रहा है, तो उसके सीड्स भी ये दूसरी जगह पर डिस्पर्स कर देता है। उसकी वजह से क्या जो होता है, फॉरेस्ट एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, अब इसका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। चीन स्टेट जो है म्यांमार की, वहाँ का स्टेट बर्ड है। फिर केरला और अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड है। और जो नागालैंड का स्टेट बर्ड जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वो कौन सा वाला है, वो है ब्लिट्स ट्रैगोपैन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है असम राइफल्स। तो ये सेम वही
नागालैंड की जो है इशू के ऊपर जो है ये टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर एंग्री क्राउड्स ने कुछ असम राइफल्स के जो है कैंप्स को वेंडलाइज कर दिया है। तो असम राइफल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो असम राइफल्स जो है वो वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है। इनका टास्क है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करना नॉर्थ ईस्ट में, और इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी यही जो है वो गार्ड करती हैं, ठीक है। अब इसमें 63,000 पर्सोनल हैं और 46 बटालियंस हैं। इसके यूनिक फीचर ये है कि इसमें डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस जो है इसके वो आपकी होम मिनिस्ट्री देखती है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल वो है वो इंडियन आर्मी के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जो है वो होम मिनिस्ट्री देखेगी, लेकिन डिप्लॉय कहाँ करना है, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेप्यूटेशन, ये सारी चीज़ें इंडियन आर्मी डिसाइड करती है। इसको कमांड कौन करता है? एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक ऑफिसर जो कि इंडियन आर्मी का होता है, वो असम राइफल्स को कमांड करता है। ये रियल सेंस में एक पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जो है वो इंडियन आर्मी की लाइन पर हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखते हैं इसका। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इसको 1835 में ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था, सिर्फ 750 मैन के साथ। ये एक तरह से एक मिलिशिया के रूप में इसको बनाया गया था, ताकि जो है ब्रिटिश टी स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के रेड से, ठीक है। इसको शुरू में कचार लिवाई कहते थे, लेकिन इसको बाद में असम फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाने लगा, और इसको ये भी पावर्स दे दी कि वो असम के बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी जो है वो ऑपरेट कर सकें, ठीक है। इसने दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है असम राइफल्स ने, इवन इंडो चाइना वॉर में भी पार्टिसिपेट किया है, और जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप्स होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें भी असम राइफल्स का बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है असीम पोर्टल। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है उन्होंने लोकसभा में जो है वो बताया है कि उन्होंने एक असीम नाम का पोर्टल जो है वो जुलाई 2020 में लॉन्च किया था, जिससे क्या है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने करियर पाथवेज डिसाइड कर सकें। एक तरह से एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ मिलाया जाता है, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स और जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको दी जाती हैं। तो कोविड एरा में जो है आपको पता होगा कि बहुत से लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए थे, तो इसीलिए जो है ये असीम पोर्टल निकाला गया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एम्प्लॉयर्स अब स्किल्ड वर्कफोर्स ढूंढ सकते हैं और अपने हायरिंग प्लान्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सारा डेटा दिया होगा इसमें, और कि क्या इस टाइम पर, अब समझ लो एज एन एम्प्लॉय आपको ये डेटा मिल सकता है कि इस टाइम पर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कौन कौन से स्किल्स ढूंढ रहे हैं, तो आप वो स्किल्स सीख सकते हो। फिर एम्प्लॉयर्स को ये डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से लोग जो हैं उनके पास इस टाइम पर कौन से स्किल्स हैं। फिर उससे क्या होता है कि आप आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ जो है वो जॉब सीकर्स जो उनको जॉब मिल जाएगी, और एम्प्लॉयर्स को जो लेबर की ज़रूरत है या फिर मतलब वर्कफोर्स, ऑफकोर्स स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो उनको स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is Kasturi Rangan Committee. So Karnataka Chief Minister has informed the central government that his state is opposed to the implementation of Kasturi Rangan report, which is on Western Ghats. So the CM has said that this Western Ghats, this report is declaring a significant part of Western Ghats as ecologically sensitive area or zone. It will be adversely affecting the livelihoods of people in the region. So let us see the recommendations of this committee report first. So this report is proposing about 37% of the total area of Western Ghats as eco-sensitive area. Okay, so most of it, almost 46 or 47% of this eco-sensitive area will fall under Karnataka, and that's why the state government is opposed to it. The state government is saying that it will bring a blanket ban on mining, quarrying, setting up of red category industries and thermal power projects in this region, which will adversely affect the livelihood of the people in this region. Okay, and it will of course halt the economic activities in those particular regions. But Kasturi Rangan report is saying that as UNESCO World Heritage tag has been given to Western Ghats, so it is a unique opportunity for us to build global and domestic recognition of the natural wealth that exists in natural Western Ghats. Okay, so why this Karnataka is opposing? So Karnataka is saying that it will halt the developmental activities in the region if we declare it the eco-sensitive zones. But it is also saying, Karnataka CM has also given the argument that Kasturi Rangan report has only prepared this report based upon satellite images, but the ground reality is different. People have adopted
agriculture and horticulture activities in an eco-friendly manner, and they do not need to be punished further because they are already following the appropriate environmental concerns. And if we and the Forest Protection Act is enough to provide environmental protection in that particular area. Okay, but the conservationists are not agreeing with Karnataka CM. Okay, so the conservationists are saying that if you stop implementation of this eco-sensitive zone recommendation of Kasturi Rangan committee, we will eventually fall into the trap of climate change induced disasters, and it will eventually destroy the livelihoods of all people. Okay, so it is better to take the pain today than it is better to take the pain today by some people than to postpone this pain and extend that pain to all the people of that region. Okay, so that's why conservationists are saying that if we do not nothing, climate change is happening, and environment degradation is happening, and it will bring disasters to this Western Ghat, and there will be no coming back from that incidents. Okay, so now let us see the next topic, which is Minsk agreements. So you know that Russia and Ukraine have a situation on the borders. They are at conflict, and the United States is saying, and it has rather warned Russia not to invade Ukraine, and it has asked both Ukraine and Russia to go back to the table and reinvigorate the Minsk 1 and Minsk 2 initiatives. Okay, so we have to see these two agreements first. So the first agreement was signed in September 2014. You may be knowing that when Russia annexed Crimea, there was a situation in Donetsk and Luhansk region where Russia-backed separatists were engaging in a fight against Ukraine. So to handle that situation, this Minsk 1 agreement was signed in September 2014. So it was basically a ceasefire deal between these separatists and Ukraine. But it also had some provisions regarding prisoner exchange, delivery of humanitarian aid, and withdrawal of heavy weapons. But of course, this deal break down. Okay, this deal broke down because of violations from both sides. Both Ukraine and Russian-backed separatists violated this deal. That's why it necessitated a Minsk 2 agreement. So this agreement was very broad-based. It had representatives from Russia, Ukraine, OSCE. So OSCE Minsk group is basically France, Germany, US, Russia, and all these countries who deal with this Eastern Europe issues. So this OSCE was also there, and the leader of two pro-Russian separatist regions, that is the Donetsk and Luhansk. So it was a very broad-based agreement, and leaders of France and Germany were also participating as neutral or observers and or mediators. So certain series of military and political steps were taken in this Minsk region. I'm sorry, Minsk agreement of Minsk agreement number 2, but of course it remains unimplemented. Why there was why this situation arise, why even this Minsk 2 failed? Because there was a condition, Ukraine imposed a condition that until all the foreign armed formations and military equipment is withdrawn from this Donetsk and Luhansk region, we will not be moving forward in this Minsk 2 direction. Okay, so in case this point number 10 were to be fulfilled, only then Ukraine would have to abide by the conditions of this Minsk 2 agreement, which is about constitutional reform in these areas of Donetsk and Luhansk, decentralization of powers to these two areas. So Russia is saying that Ukraine has reneged on its promise of constitutional reforms, including decentralization and giving more and conducting elections in these two regions where Russian-backed separatists are operating. And Ukraine is saying that because point number 10 has not been fulfilled, Russia has not withdrawn its foreign armed formations. That's why we are not implementing this constitutional reform. So it is basically a blame game, which is why this
this border crisis has happened because Russia is thinking that Ukraine is not going to abide by the terms of Minsk 2, and even Ukraine, there is a possibility that Ukraine will participate in NATO, and and NATO is also increasing its presence in the region, especially in the Black Sea. That's why Russia has become aggressive and it has deployed troops around the border of Ukraine. Okay. So now let us see the next topic, which is AFSPA. So there was a tragic incident in Nagaland. We all know that. So it has rekindled the debate over Armed Forces Special Powers Act. So we are not going to discuss about the incident. We are just going to see what are the provisions of Armed Forces Special Powers Act and what that act is. So it empowers the armed forces to deal effectively in disturbed areas. So who can declare an area as disturbed? So both the central and state governments have the power to declare any area as disturbed. So if an area is declared as disturbed, any commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer, or any other officer of equivalent rank is empowered to use force for a variety of reasons. So it was passed in 1958 to provide legal security to armed forces which were operating in northeastern states during the peak of insurgency in this region. In fact, in 1990, this act was also extended to the state of Jammu Kashmir. But in Manipur, in 2004, the state government withdrew this act from some parts despite opposition from the central government. So there is a fear that even Nagaland government can also do that. So the government of India or Ministry of Home Affairs is dealing with this issue, and if in maybe in the next few months or in the next few weeks, this situation will this fire will be doused. Okay. So why there is a need to when there is a need to when is there a need to declare any area as disturbed area? So when local administration fails to deal with the local issues and police proves inefficient to deal with that issue, uh, and the scale of unrest or instability in the state is too large for the police to handle, then AFSPA comes into picture and the army comes into picture. So with this act, there are certain powers which are given to army officers, or these officers who are eligible to for these powers. So the first one is firing upon a person or using force even to the extent of causing death if there is a reasonable belief that the person is acting in contravention of the law, or it is or the person is in possession of deadly weapons. Even the army can also destroy any shelter, either the private or government shelter, from which the armed attacks are being made, or there is a chance that an armed attack could be made from that region. So in that case, army can destroy that shelter. Army can also arrest any person without warrant who has committed a cognizable offense, or against whom a reasonable suspicion exists that the person is going to commit such an offense. The army can enter and search without warrant any premises to recover arms and explosive, or any person who is involved in such cognizable offenses. It can also search and seize any vehicle. It can provide so all this AFSPA provides legal immunity to the army personnel who are found involved in violation or breach of these provisions. Once a state or a central government declares any area as disturbed, that decision cannot be challenged in the court of law. Okay. So because of this hard discretion, Jeevan Reddy Commission in 2005 recommended that AFSPA should be abolished, and these clauses can be included in other acts to deal with the security situation. Okay, so this is the same demand which has arisen again. So let's see how the Home Ministry or the Government of India responds to it. Okay, so now let us see the next topic, which is Hornbill Festival. So this is related to the Nagaland situation, and now in protest against this tragic incident, 8 of the 17 tribes in Nagaland have announced that they will be withdrawing from the annual Hornbill Festival. So this Hornbill Festival is this year's Hornbill Festival is the 22nd edition of the festival. It has started on 1st of December. It is also known as the Festival of Festivals, and it brings all 17 tribes of Nagaland on a platform to facilitate promotion of their culture
culture. It is named after the Indian Hornbill, and this festival started in the year 2000. Okay, so it is organized by the State Tourism and Art and Culture departments. In this festival, traditional tribes sell their arts and crafts. They install they install food stalls. They get their herbal medicine stalls, flower shows, etc. So basically that they promote their culture in this particular festival. Okay, so also let's see about the great Indian hornbill. So it is also known as the concave casque hornbill, great Indian hornbill, or great pied hornbill. Okay, so its scientific name is Bucerus bicornis. So it can grow to a length of 4.5 feet or 1.4 meter. It can reach the height of about 3 feet. It one A distinct identity of hornbill is that they have bright yellow and black casque. Casque is basically a helmet like feature on their head. They have this on their head. The females are smaller than males, and they have blue eyes instead of red eyes. They have short legs. So this hornbill is located or founded in northeastern region of India, Bhutan, Nepal, mainland Southeast Asia, Indonesian island of Sumatra. Okay, so even they are found in the Western Ghats, in few forest areas of Western Ghats. So they also have a very long life. They live about 50 years in captivity. They're also known as farmers of the forest because they play a crucial role in dispersing the seeds of numerous fruit trees. Their IUCN status is vulnerable. So it is also the state bird of Chin state of Myanmar and of Kerala and Arunachal Pradesh. In Nagaland, Blitz tragopan is the hornbill, which is the state bird of Nagaland. Okay. So now let us see the next topic, which is Assam rifles. So the same incident has witnessed a series of vandalization incidents against Assam rifles in the Mon district of Nagaland. So let us see about something about Assam rifles also. So it is one of the 6 central armed police forces which function under the administrative control of Ministry of Home Affairs. So they are tasked with the maintenance of law and order in the northeast, as well as with the task, they also have the task of guarding the Indo-Myanmar border. Okay, so what are the unique features of Assam rifle? So it is the only paramilitary force which is having dual control structure, because the administrative control of this force is with Home Ministry, but the operational control is with Indian Army. So what it means? It means that salaries and infrastructure of the force is provided by the MHA, but these deployment, posting, transfer, and deputation of the personnel is decided by the Indian Army. So this is headed by a Lieutenant General rank officer from the Indian Army, and if in concrete sense or in real sense, this is the only central paramilitary force, because it has its operational duties and regimentation on the lines of Indian Army. Rest of the paramilitary forces act more like police than a paramilitary force. Okay, so this Assam Rifles is the oldest paramilitary force, which was raised by as earlier as in 1835, when the British needed a militia to protect their tea estates and settlements from the raids of northeastern tribes. So this force was earlier known as Kachar Levi, but later it was organized as Assam Frontier Force when its mandate was expanded to conduct punitive operations beyond Assam borders. So this force also participated in both world wars, the Indo-China War of 1962, and it has been occasionally regularly rather participating in the anti-insurgency operations against the militant groups which are operating in the northeast. Okay, so now let us see the next topic, which is Asim portal. So Minister of Skill Development and Entrepreneurship has confirmed in Lok Sabha that the ministry has launched this Atmanirbhar Scaled Employer Mapping portal in July 2020, because the corona situation or the corona induced lockdown created a job crisis, and these skilled workforce was unable to find new jobs, and that's why a SEAM portal was envisioned. And this is basically hand holding these skilled workforce
throughout their journey to attain industry relevant skills and explore emerging job opportunities. So what it does is, let's say you are an employer. Okay, so for employers, it is, this portal is giving all information and data as to what kind of people have what kind of skilled skills. And for the employees would be able to see what kind of skilled skills are required in the market today, so they can learn those skills from the ministry, and the employers can employ those people who have learned those skills. Okay, so basically it is providing a medium of communication between the employers as well as employees, so that skilled employees can get can enter into the workforce market, and those who are not skilled, they can learn those skills. Okay, so that's why ASEEM portal was launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.